बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो बेसिकली 5 टर्म्स हैं जो मुख्तलिफ औकात हम इस्तेमाल करते हैं। उमूमी तौर पर जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं इंटरचेंजेबली हम इन्हें यूज़ कर देते हैं और कंफ्यूजिंगली हम इन्हें यूज कर देते हैं, जबकि इन 5 टर्म्स के इंडिपेंडेंट परपोर्ट है और ये 5 टर्म्स इंडिपेंडेंट 5 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होती हैं। तो डी फेलोस, ये अमूमी तौर पे इंटरव्यूज के अंदर ये पूछी जाती हैं और बाज दफा इनमें से 2 या 3 टर्म जो हैं वो रिटन टेस्ट में भी पूछी जाती हैं कि इनके अंदर डिफरेंस बयान करें। ये 5 टर्म्स का जो डिफरेंस हम बयान करने जा रहे हैं, इसमें जो रेलिवेंट लॉज हैं उनकी प्रोविजंस का तो मैं जिक्र करूंगा ही। इनमें बिलखसूस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लेटेस्ट जजमेंट है जो अनाउंस हुई है 25/11/2022 को। ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है और इसका टाइटल है CP 4294/2019 और टाइटल्ड है मोहम्मद नईम वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। डी फेलोस, अभी ये नेक्स्ट शुमारे में इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो है ये शाया हो जाएगी। डी फेलोस, पहली टर्म है सिविल सर्वेंट, दूसरी है गवर्नमेंट सर्वेंट, तीसरी है पब्लिक सर्वेंट, चौथी है सर्वेंट ऑफ द स्टेट और 5 है एम्प्लॉय ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी। डी फेलोस, अगर हम पहली 2 टर्म्स की पहले बात करें कि सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट में क्या फर्क है। डी फेलोस, सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट ये लॉ के अंदर भी इंटरचेंजेबली यूज होते हैं और कॉमन पार्लेंस के अंदर भी ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं और इनके मीनिंग, परपोर्ट और इनका जो कॉनोटेशन है वो भी सेम है। ये जजमेंट के अंदर भी इस बात की तस्दीक हुई कि इनका जो कॉनोटेशन है वो सेम है और जब हम मुख्तलिफ जो लॉज हैं उनके इनएक्टमेंट के टाइटल्स के अंदर देखते हैं तो ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल द सिविल सर्वेंट एक्ट 1973, इसी तरह पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 और इसी तरह जब रूल्स की या एक्ट की बात करते हैं तो वहां पे ये अल्फाज जो हैं वो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973 और द गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1964। और ये बात इस जजमेंट के अंदर भी ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर जो मोहर तस्दीक सब्त कर दी वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू मेक इट क्लियर दैट द टर्म सिविल सर्वेंट एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग एंड scope are commonly used interchangeably in the civil services laws of Pakistan। इस जजमेंट के इन अल्फाज से हमें ये पता चला कि इन दोनों जो टर्म्स हैं सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट इनके एक ही मानी है और ये सर्विस लॉज की टर्म्स हैं। डी फेलोस, जब हम देखते हैं सर्विस लॉज के अंदर तो ये सिविल सर्वेंट को जो है डिफाइन किया गया, जिसका हमने इस जजमेंट के जरिए ये बात इस्टेब्लिश कर ली कि इन दोनों के मीनिंग एक है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट जब इस्तेमाल होगा तो उससे मुराद भी ये ली जाएगी और सिविल सर्वेंट होगा तो उससे मुराद भी ये ली जाएगी। ये फेलोस, इस टर्म को सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में भी डिफाइन किया गया इसके सेक्शन 2B के अंदर और पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 के भी सेक्शन 2B के अंदर डिफाइन किया गया। फर्क और ये डेफिनेशन भी सेम है, सिर्फ एक लफ्ज की तब्दीली के साथ। जो फेडरल का एक्ट है 1973 का सिविल सर्वेंट एक्ट, उसके अंदर फेडरेशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और जो प्रोविंस का एक्ट है सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 इसके अंदर प्रोविंस का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ। अब इसकी डेफिनेशन क्या है पहले मैं आपके सामने रखता हूं, फिर हम इसको समझते हैं। डी फेलोस, ये कहा गया कि सिविल सर्वेंट मींस पर्सन हु इज मेंबर ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफ द प्रोविंस और हु होल्ड्स अ सिविल पोस्ट in connection with the affairs of the province but doesn't include a person who is on deputation to the province from the federation or any other province or authority. Secondly, a person who is worker or workman as defined in the Factories Act 1934 or third है a person who is employed on contract or on work charges basis or who is paid from contingencies। डी फेलोस, पंजाब के यहाँ पे प्रोविंस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे फेडरेशन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शख्स जो फेडरल गवर्नमेंट की सर्विस में है
या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सर्विस में है वो सिविल सर्वेंट कहलाएगा, लेकिन उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टी यानी जो कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब कर रहा है, भले वो पंजाब गवर्नमेंट यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सर्विस में है या फेडरल गवर्नमेंट की सर्विस में है, और इसके साथ साथ जो डेली वेजेस पर रखे गए होते हैं वो लोग, या डेप्यूटेशनिस्ट जो भले फेडरल से आया हो, प्रोविंशियल से आया हो या किसी अथॉरिटी से आया हो, वो लोग इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। मुख्तसरन हमने ये बात समझी कि ये एक सर्विस लॉज की टर्म्स है, और इसका मतलब ये है कि वो शख्स जो फेडरल गवर्नमेंट की सर्विस में है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सर्विस में है, और वो डेप्यूटेशनिस्ट नहीं है, और वो डेली वर्कर नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टी नहीं है, तो वो सिविल सर्वेंट कहलाएगा। दूसरी बात वो है कि दूसरी बात हमने ये इसके अंदर ये समझी कि ये जो सिविल सर्वेंट है, ये टर्म इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सिविल स्टेटस ऑफ द पर्सन, उसकी कैपेसिटी और पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए टर्म यूज होती है। तीसरा, हम इसके अंदर समझने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर लेते हैं कि सिविल सर्वेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन का अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा, भले वो उसके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा हो, लेकिन वो कनेक्टेड विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ हिज जॉब हो, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि 212 आर्टिकल के तहत उनके लिए अलहदा सर्विस ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, फेडरल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पर भी। तो ये जो सिविल सर्वेंट है उसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में या गवर्नमेंट सर्वेंट के को इस कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और यही इसका स्टेटस है जो इस जजमेंट के अंदर बयान किया गया। एंड पर मैं इसकी वर्डिंग भी आपके सामने रखूंगा, ये सहल अंदाज में मैं आपके सामने रखा हूं इसका कॉनोटेशन। उसके बाद है पब्लिक सर्वेंट। डी फेलोज, पब्लिक सर्वेंट भी इस जजमेंट के अंदर कहा गया कि पब्लिक सर्वेंट जो डिफाइन किया गया है वो बेसिकली पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के सेक्शन 21 के अंदर लिस्ट एक ले डाउन की गई है, उसके अंदर बताया गया कि ये अशखास जो है वो पब्लिक सर्वेंट है। और इसी तरह आर्टिकल सेक्शन 161 के एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया कि ये फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, इन अशखास को भी इनके अंदर शामिल किया जाएगा। उसके अंदर जो कॉरपोरेशंस का कुछ का जिक्र है, वो फेडरल कॉरपोरेशन या जो और जिक्र किया गया है वो इसके अंदर शामिल है। तो इस जजमेंट ने हमें बताया कि पब्लिक सर्वेंट जो टर्म है ये बेसिकली पाकिस्तान पीनल कोड की जो डेफिनेशंस हैं, जो चैप्टर डेफिनेशंस के उनके अंदर सेक्शन 21 के अंदर डिफाइन की, और इसका जिक्र 161 के अंदर आया। और ये शख्स जब हम पाकिस्तान पीनल कोड को देखते हैं तो 177 दफा पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर ये यूज हुआ है। लेकिन इसका पर्पस क्या है, इस जजमेंट ने बताया इसका पर्पस है एप्लीकेशन ऑफ सब्सटेंटिव लॉ ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड एंड प्रोसीजरल लॉ CRPC 1898, यानी किस बंदे पर ये पाकिस्तान पीनल कोड अप्लाई होगा वो बता दिए गए कि ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, और उनके अंदर लिस्ट दे दी गई। यानी जब भी कभी पब्लिक सर्वेंट लफ्ज यूज होगा वो विद रेफरेंस टू द एप्लीकेशन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड एंड प्रोसीजरल लॉ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, ये इन मकासद के लिए इस्तेमाल होगा, ये भी इस जजमेंट ने हमें बताया। डी फेलोस, नेक्स्ट है अब हमारे पास जो टर्म वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट। डी फेलोस, इसको सेक्शन 14 पाकिस्तान पीनल कोड ने डिफाइन किया, और इसको ये अमूमी तौर पे पूछ भी लिया जाता है कि सर्वेंट ऑफ द स्टेट और पब्लिक सर्वेंट के अंदर क्या फर्क है। और जब हम सेक्शन 14 को देखते हैं तो सेक्शन 14 ने कहा कि जो सर्वेंट ऑफ द स्टेट है वो डिनोट करता है, दिलालत करता है 3 चीजों पर। वो सर्वेंट्स विच कंटिन्यूड एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन, ये मैं एक्सप्लेनेशन आपको जजमेंट्स की रोशनी में दे रहा हूं कि जिन लोगों ने कंटिन्यू कर लिया, इसके साथ जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इंप्लॉय किया या अपॉइंट किया, यानी 3 चीजों का होना जरूरी है। या तो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एट द टाइम ऑफ पार्टीशन जो वहां पे लोग मौजूद थे और इन इलाकों में जहां पे पाकिस्तान बना उनको कंटिन्यू करवा लिया, या उनको इंप्लॉय कर लिया, या कुछ लोगों को अपॉइंट कर लिया। ये तीनों लोग इस कैटेगरी में आएंगे। डी फेलोज, अगर स्पेसिफिकली हम सिविल सर्वेंट ऑफ द स्टेट जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर डेफिनेशन दी गई है और पब्लिक सर्वेंट के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट करने की
कोशिश करें फॉर द एकेडमिक पर्पसेस, फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन और आंसरिंग द क्वेश्चन बिफोर द इंटरव्यूअर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सर्वेंट ऑफ द स्टेट है उसके लिए जरूरी है कि या उसने कंटिन्यू किया हो, या उसको अपॉइंट किया गया हो, या उसको इंप्लॉय किया हो फेडरल गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। सेकंड ये है कि वो जरूरी है कि ही मस्ट ड्रा हिज रेम्यूनरेशन फ्रॉम द एक्सचेकर, ईदर फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट। जबकि दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट है 21 के अंदर जो लिस्ट दी गई उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये लिखा गया कि ये जरूरी नहीं है कि ये शख्स जो है वो अपॉइंटेड या इंप्लॉयड बाय द गवर्नमेंट हो। इसका मतलब यह है कि वो प्राइवेट शख्स भी हो सकता है, पब्लिक सर्वेंट इसमें फॉल कर सकता है। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जो कमीशन अपॉइंट करती है कोर्ट फॉर रिकॉर्डिंग द एविडेंस और फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है, लेकिन वो अपॉइंटेड या इंप्लॉयड बाय द गवर्नमेंट नहीं होता। और दूसरी बात जो हमने पहले की कि जो सर्वेंट ऑफ द स्टेट है ही ऑलवेज ड्रा हिज रेम्यूनरेशन फ्रॉम द एक्सचेकर ऑफ द गवर्नमेंट, जबकि पब्लिक सर्वेंट है उसको ड्रा, वो जरूरी नहीं है कि ड्रा करे फ्रॉम द एक्सचेकर ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा जो इनके अंदर डिफरेंस है वो ये है कि सर्वेंट ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, बट public servant is not necessarily always be a servant of the state। यानी जो 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 सर्वेंट ऑफ द स्टेट है वो हमेशा पब्लिक सर्वेंट होगा, लेकिन पब्लिक सर्वेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सर्वेंट ऑफ द स्टेट हो। तीसरा डियर फेलोज टर्म है हमारे पास एम्प्लॉय ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी। डियर फेलोज एम्प्लॉय ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी ये है कि कुछ स्टैट्यूट के थ्रू जो है वो कुछ बॉडीज को क्रिएट किया जाता है, जैसे नेशनल स्टेट बैंक है, जैसे सीडीए है, जैसे एलडीए है। वो स्टैट्यूटरी बॉडी के हैं कि स्टैट्यूट ने उनको तख्लीक किया है, तो वो उनको उनको उनका डिफरेंस क्रिएट करना इसलिए जरूरी है कि वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट नहीं है। सर्वेंट ऑफ द स्टेट के लिए जैसे हमने ये बात की कि वो उनके लिए अलहदा सर्विसेज ट्रिब्यूनल है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन अगर कोई ब्रीच होती है, इवन फंडामेंटल राइट्स अगर ब्रीच होते हैं कनेक्टिंग विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सिविल सर्वेंट, तो वो सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो चूंकि सिविल सर्वेंट नहीं है, तो वो उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 199 जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो अवेलेबल है, वो उसमें जाएगा। डी फेलोज ये थे कॉन्टेशन इन 5 टर्म्स के। अब मैं आपके सामने इस जजमेंट के स्पेसिफिक वर्ड्स रखता हूं जिस हवाले से वो पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट के अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं। इस जजमेंट ने एक और डिफरेंशिएट किया, वो ये किया कि जो इंप्लॉइज हैं जो किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी के, तो वो सिविल सर्वेंट इसलिए नहीं कहलाएंगे कि जो सिविल सर्वेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एम्प्लॉय होता है। तो एक डिफरेंस हम ये भी कर सकते हैं कि सिविल सर्वेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का की तख्लीक होता है, और जो एम्प्लॉय ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी का एम्प्लॉय होता है। अब इसके अंदर जो रेलिवेंट जो पोर्शन है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा द टर्म पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लॉ is however of wide import and scope than those terms. It cannot therefore be referred to or used as an equivalent or synonym of them in the context of a person's civil status, capacity or position. In the ordinary English language, the word civil servant, public servant may have the same meaning, but this is not so in the language as commonly used in the laws of Pakistan. It may be said that legal parlance, particularly of the service and criminal laws, all civil servants are public servants as defined in section 21 of the PPC, but not all such public servants are civil servants. तमाम civil servants जैसा कि 9th clause of the section 21 of पाकिस्तान penal code ने कहा कि ये public servant हैं, लेकिन तमाम public servant civil servant नहीं है, इसलिए कि उनका पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए तख्लीक करदा बॉडी का एम्प्लॉय होना जरूरी है, जैसा कि फेडरल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की तख्लीक करदा बॉडी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की तख्लीक करदा बॉडी है, तो इसलिए सिविल सर्वेंट वो होंगे। आगे कहा दी डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 21 ऑफ द पीपीसी इज ओनली फॉर द पर्पस of application of the provisions of that substantive criminal law
as well as the related procedural criminal law, the Code of Criminal Procedure 1898, and the extended definition of the terms as given explanation of section 161, which brings the employees of any corporation or other body or organization set up, controlled or administered by or under the authority of the federal government within the ambit of the term public servant is only for the purpose of application of the section and section 162, 163, 164, 165, 167 और आगे 409 of the PPC। तो डी फेलोस, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट के अंदर फर्क है, फिर सर्वेंट ऑफ द स्टेट और पब्लिक सर्वेंट के अंदर फर्क है, फिर एम्प्लॉय ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर फर्क है। ये पांचों टर्म्स इंडिपेंडेंट परपोर्ट, मीनिंग और कॉनोटेशन रखती हैं, इसलिए इनको कंफ्यूजिंगली यूज नहीं किया जाना चाहिए। थैंक यू।